चलिए राइट। सो आज अपन बात करने वाले हैं EC2 इंस्टांस के बारे में राइट। सो थोड़ा सा अपन डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं और बात करते हैं कि EC2 में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि जनरली अभी अपन ने जो भी देखा वो एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करना देखा था ओनली राइट। उसके अंदर क्या क्या हाँ हाँ हाँ। ऑप्शंस होते हैं, क्या प्राइजिंग फीचर होता है, वो सारी चीज़ें अपन ने नहीं देखी थी राइट। तो अरे जस्ट वो हम लोग स्टार्ट ही नहीं किया था, तो ये वेब के बारे में आज थोड़ा बोलेंगे करके बोला था मुझे। लास्ट में बोलूँगा, मुझे याद दिलाइएगा ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। चलिए सो थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं। हम्म। चलिए राइट। सो देखो, सबसे पहले हाँ हाँ। EC2 इंस्टांस क्या होता है ये चीज़ अपन ने देख लिया था। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम्म मैं बोलूँ तो EC2 इंस्टांस हम्म कुछ भी नहीं है, ये एक तरीके का आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है। बस ये है कि ये आपका वर्चुअल है, आपके सामने फिजिकली नहीं है, आप इसको टच नहीं कर पा रहे हो। बाकी सारे काम आप वही कर पाते हैं जो आप अपने फिजिकल लैपटॉप में कर पाते हैं राइट। इसी कारण से ओके इसे हम लोग ओके क्या बोलते हैं, वर्चुअल मशीन या फिर वर्चुअल सर्वर के नाम से कॉल करते हैं। ओके। अब ओके उसके बाद ओके। इसकी कुछ फंक्शनैलिटी होती है, फीचर्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पे बोला गया है स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई जितना आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग आप अपने इंस्टांस को मॉडिफाई कर सकते हो। सपोज दैट आप लैपटॉप एक खरीद के लाए मार्केट से राइट। उस लैपटॉप में 4 GB रैम था। कल को आपको हम्म रिक्वायरमेंट हो गई कि सर मुझे 8 GB का रैम चाहिए, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, मार्केट से 4 GB की रैम और परचेज करके और आप उसमें अटैच कर देंगे राइट। सेम चीज़ EC2 इंस्टांस में होता है हम्म। कि अगर आपने एक EC2 इंस्टांस क्रिएट किया है, अब उसमें आपको साइज इंक्रीज करना, उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज करना, तो आप इंक्रीज कर सकते हैं इजिली विदाउट एनी टाइम डिले। सो ये आपको स्केलेबिलिटी का फीचर देता है। नंबर 2, वेराइटी ऑफ ओके। इंस्टांस। अब ये क्या बोल रहा है कि आपको जो EC2 इंस्टांस है वो अलग अलग वेराइटी में मिलते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो आपको लैपटॉप अलग अलग जनरेशन के अकॉर्डिंग मिलता है राइट। उसके बाद प्रोसेसर के अकॉर्डिंग अलग होता है कि भाई आपको i3 का चाहिए, i5 चाहिए, i7 चाहिए, i9 चाहिए, कौन सा चाहिए आपको। तो इसी तरीके से EC2 इंस्टांस में भी हमारे पास अलग अलग वेराइटीज़ आती हैं। अब ये वेराइटीज़ किस बेस पे डिवाइड की गई हैं? आपका ऑप्टिमाइज के हिसाब से भी हो सकता है ठीक है, जिसमें कंप्यूटिंग पावर हो सकता है, मेमोरी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, स्टोरेज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, नेटवर्किंग के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है ठीक है। तो ये ओके सारी ओके। चीज़ें आपको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके दिया है किसने? क्लाउड प्रोवाइडर ने। किसने? AWS ओके, क्लाउड प्रोवाइडर ने। कंप्यूटिंग पावर, मेमोरी, स्टोरेज, नेटवर्किंग कैपेसिटीज। हाँ ठीक है। तो कंप्यूटिंग पावर मतलब मेमोरी कंप्यूटिंग पावर मतलब रैम। लाइक आपका CPU हो गया, कोर i3 हाँ हाँ चाहिए, हाँ। i5 चाहिए है ना, वो आपका कंप्यूटिंग पावर हो हम्म गया। फिर उसके बाद मेमोरी में हम्म। आपका रैम आ गया, स्टोरेज में आपका EBS वॉल्यूम आ गया, नेटवर्किंग के अंदर कि भाई इस EC2 इंस्टेंस के ऊपर कितने नेटवर्क, कितनी स्पीड से नेट चल सकता है, तो वो आपका नेटवर्क कैपेबिलिटीज आ गया। ओके। ओके ये ओके। चीज़ें अभी अपन प्रैक्टिकली भी देखेंगे। थर्ड ऑप्शन पे क्या बोल रहा है? पे एज यू गो प्राइसिंग। इसका मतलब क्या है? आप जितना यूज करेंगे उतना आपको पे करना है। सपोज आपने बोला सर मुझे 15 घंटे यूज करना है, तो आपसे सिर्फ वो 15 आवर्स का ही चार्ज लेगा। ऐसा नहीं है कि आपने वन टाइम यूज किया और ये आपसे कंप्लीट पूरे मंथ का चार्ज लेना। पे एज यू गो प्राइसिंग का ऑप्शन मिलता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। इसी रीजन से ओके आज ओके के टाइम पे लगभग लगभग जितनी भी कंपनीज हैं IT वाली, ऑन प्रीमाइज मॉडल को छोड़कर क्लाउड पे मूव हो रही हैं। समझ में आया सर? ओके ओके। फोर्थ नंबर पे क्या है? कस्टमाइजेशन। अब कस्टमाइजेशन में क्या है? वही भाई, आप अपना जब EC2 इंस्टांस लॉन्च करते हैं तो आप उसमें इंस्टांस का टाइप चूज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लेना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं, नेटवर्क की सेटिंग को चूज कर सकते हैं कि भाई कौन सा ट्रैफिक अलाउ करना है, कौन सा डिनाई करना है सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर राइट। उसके बाद कौन से BPC पे बनना है, कौन से सबनेट पे बनना है, सारी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपको कस्टमाइज का ऑप्शन देता है कि आप जो चाहो वो कर सकते हैं। उसके बाद ओके नेक्स्ट ओके। आता है इलास्टिक लोड बैलेंसिंग। अब इलास्टिक लोड बैलेंसिंग क्या होता है? आपका लोड बैलेंसर का पार्ट होता है, इसको अभी थोड़ा सा कवर नहीं करूंगा इसके आगे। एक्चुअल में पार्ट ये आपके EC2 का ही है, बट इसी के आगे देखेंगे अपन ठीक है। तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, फिफ्थ पॉइंट। बस इतना समझ लो, सपोज आपका एक वेब एप्लीकेशन चल रहा है या फिर कोई सा भी वेबसाइट चल रहा है, कल को उस एप्लीकेशन पे लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या करोगे? उसके लिए बैकएंड में आपको सर्वर लगाने पड़ेंगे। अब आप सर्वर लगा तो दोगे, बट उन सर्वर को ट्रैफिक भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उस ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट का काम जो होता है वो हम लोड बैलेंसर के थ्रू करते हैं ठीक है। सिंपल सा एक एग्जांपल ओके। समझिए।
सपोज आपके घर में हाउस कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ओके। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जल्दी काम कंप्लीट कराना है, क्या करोगे, मैन पावर ज़्यादा बढ़ाओगे, राइट। क्या करेंगे, मैन पावर इंक्रीज करेंगे। अब मैन पावर इंक्रीज करने से काम हो जाएगा क्या, नहीं, उनको आप वर्क भी डिवाइड करोगे। आप बोलोगे भाई आपको ये काम करना, आपको ये काम करना, आपको ये काम, तो आप क्या कर रहे हैं, उनका वर्क डिवाइड कर रहे हैं कि आपको इतना काम करके देना, आपको इतना करके देना। सेम चीज़ हमारी लोड बैलेंसिंग में भी होता है। हम डिफाइन करते हैं कि हमारे किस सर्वर के ऊपर कितने नंबर ऑफ यूज़र की ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होनी है, ठीक है। इसके बारे में अभी बहुत डिटेल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं, वो चीज़ें अपन बात करेंगे। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में क्या हो रहा है, AWS प्रोवाइड वेरियस सिक्योरिटी फीचर्स लाइक virtual private cloud VPC for network isolation, security group for controlling inbound and outbound rules, and IAM for managing user access। तो आपको AWS में जब EC2 इंस्टांस यूज़ करते हैं तो आपको सिक्योरिटी के लिए मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन आता है आपका BPC का। BPC के अंदर आप ये चूज़ कर सकते हैं कि आपका जो EC2 इंस्टांस है वो किस नेटवर्क के ऊपर चलना है, वो चीज़ें आप डिफाइन करते हैं। उसके बाद आप सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं। उस सिक्योरिटी ग्रुप में आप ये बता सकते हैं कि भाई मेरा जो ट्रैफिक है वो कौन से पोर्ट नंबर से आ सकता है और कौन से पोर्ट नंबर से जा सकता है, कौन सी चीज़ें आप अलाउ करेंगे, कौन सी चीज़ें डिनाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। 7 नंबर पे आता है कि जब आप एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं तो उसके साथ एक बाय डिफ़ॉल्ट आपको रूट वॉल्यूम मिलता है जो कि EBS वॉल्यूम होता है। EBS वॉल्यूम का अलग टॉपिक है, वो अपन बात करेंगे। अलग अलग टाइप के स्टोरेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक EBS वॉल्यूम अटैच मिलता है जो कि एक रूट वॉल्यूम होता है। बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स में 8 GB का साइज़ होता है और विंडोज़ में 30 GB होता है। अगर आप चाहते हैं इसको इंक्रीज़ करना तो बेशक आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो थे आपके EC2 के कुछ फीचर्स। अब जब आप EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हो ना AWS क्लाउड के अंदर, तो आपको 6 तरीके के ऑप्शन मिलते हैं। नंबर 1 पे आता है ऑन डिमांड इंस्टांस। क्या आता है सर, ऑन डिमांड इंस्टांस। इसमें क्या होता है, पे फॉर कंप्यूट कैपेसिटी बाय द आवर और सेकेंड विथ नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। इसका क्या मतलब होता है, इसने बोला कि भाई आप जब EC2 इंस्टांस को ऑन डिमांड ऑप्शन के साथ क्रिएट करते हो तो आपसे जो चार्ज लिया जाएगा वो पर आवर या फिर पर सेकेंड के हिसाब से लिया जाएगा। और इसमें आपको कोई लॉन्ग टाइम कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं है कि नहीं भाई मैं 4 साल यूज़ करूँगा, 1 ईयर यूज़ करूँगा, कोई ज़रूरत नहीं। आपने बोला मुझे 10 मिनट यूज़ करना है, 10 मिनट यूज़ करो और स्टॉप कर दो, टर्मिनेट कर दो। तो ऑन डिमांड इंस्टांस में जब आपकी इच्छा हो तब लो और उसको लॉन्च कर लो। इसमें प्राइसिंग थोड़ा सा ज़्यादा होती है, ठीक है। सेकेंड पे आता है आपका RI, जिसे बोलते हैं रिजर्व इंस्टांस। अब ये रिजर्व इंस्टांस, इसके नाम से ही पता लग रहा है ये क्या होगा, रिजर्व होगा। तो सीधी सी बात है, रिजर्व कैपेसिटी फॉर 1 और 3 ईयर प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग कंपेयर टू ऑन डिमांड प्राइसिंग। तो ये बोल रहा है कि अगर आप रिजर्व इंस्टांस लेते हो तो मिनिमम 1 ईयर का कमिटमेंट होगा आपका और मैक्सिमम 3 ईयर का आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपका कॉस्ट सेविंग भी होगा एज कंपेयर टू ऑन डिमांड। रिजर्व इंस्टांस जो होता है वो सस्ता पड़ता है। इसका सिंपल से एक एग्जांपल समझो दोनों में डिफरेंस। सपोज दैट आपने बोला सर मुझे घूमने जाना है अयोध्या, राइट। अब आप अयोध्या घूमने जाओगे तो 1-2 दिन के लिए रुकोगे, 1 हफ्ते रुकोगे, बट आप क्या करोगे, होटल में स्टे करेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे कि आप रूम ले लेंगे रेंट पे, राइट। तो आप जो होटल ले रहे हैं वो क्या ऑन डिमांड है, जब आपकी इच्छा हुई आपने ले लिया और जब इच्छा हुई आप छोड़ के चले गए, कोई बाउंडेशन नहीं वहाँ पर। बट वो क्या होगा, आपको कॉस्टली पड़ेगा, राइट। लाइक मिनिमम 1000 24 आवर का चार्ज करते हैं होटल वाले। 4 डे आप स्टे करें 4000 रुपीज़ लग गया। बट वहीं पर जो एक बंदा रह रहा होगा रूम रेंट लेके, वो कितना 2000-3000 रुपीज़ पे करता होगा मंथली। क्यों, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म के लिए, वो 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर के लिए स्टे करेगा वहाँ पर, राइट। मिनिमम 6 मंथ करेगा। तो ये चीज़ें वहाँ पर आती है। तो सेम ऑप्शन आपका ऑन डिमांड और रिजर्व इंस्टांस के ऑप्शन पे मिलता है। तो यहाँ पर रिजर्व इंस्टांस जो होता है वो सस्ता होता है एज कंपेयर टू ऑन डिमांड इंस्टांस। समझ में आया सर। नेक्स्ट आता है थर्ड पे स्पॉट इंस्टांस। अब ये क्या बोल रहा है, बिड फॉर अनयूज्ड EC2 कैपेसिटी एट पोटेंशियल लोअर कॉस्ट सुइटेबल फॉर फॉल्ट टॉलरेंस एंड फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन। तो इसमें क्या होता है, स्पॉट इंस्टांस में बिडिंग लगती है, जो आपकी बोली लगाई जाती है। सपोज दैट आप इसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एक इंस्टांस है उसको आप यूज़ कर रहे हो। अब आपने उसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया। अब किसी बंदे को इमरजेंसी में नीड हो गई उस इंस्टांस को लेना है,
तो वो क्या बोलेगा, AWS वाले को बोलेगा मुझे ये वाला इंस्टांस दे दो, ठीक है, मैं आपको जो है तो $10 $50 जो भी चार्ज हो उसके हिसाब से वो बोल देगा मैं $10 पर आवर पे करना चाहता हूँ। AWS बोलेगा ओके, लेकिन वहीं पर आप आए, आपने बोला नहीं मैं आपको $20 पर आवर पे करूंगा, तो आपने उससे ज़्यादा की बोली लगा दी, उससे ज़्यादा के बिडिंग अमाउंट दे दिया, ओके ओके तो ओके ये ओके ओके। उस बंदे तो को दे ये, दिया। हाँ, तो स्पोर्ट इंस्टेंस और ऑन डिमांड इंस्टेंस में फर्क है ना? हाँ, स्पॉट इंस्टांस में क्या होता है कि आपका जो इंस्टांस फ्री अवेलेबल है, जो यूज नहीं हो रहा है, अनयूज्ड हाँ, है ओके ना, ओके वो वाला। ओके ओके ओके। लेकिन ऑन डिमांड में क्या है, ये आपको एक फ्रेश अवेलेबल होगा, आप उसको ले लेंगे। समझ में आए? ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। दैट मीन्स हम लोग को, अगर मान लो कि हम लोग एक 15 इंस्टेंस को रिक्वेस्ट किया, ठीक है, हम लोग के पास 15 इंस्टेंस है, ओके और उसमें से ऑन डिमांड इंस्टेंस बुक किया, अगर 15 इंस्टेंस है, उसमें से मान लो कि 5 इंस्टेंस हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो दैट मीन्स दैट इज अवेलेबल फॉर स्पॉट बुकिंग। हाँ, दैट इज अवेलेबल फॉर बिडिंग। आप यूज नहीं कर रहे हो बट वो क्या है, अवेलेबल है, तो उनको कोई अगर पर हाई वो अमाउंट, हम लोग पैसा पे करके बुकिंग किया ना, तो फिर वो क्यों? नहीं तो वो आपका यूज नहीं हो रहा है ना, वो आपके बैकएंड में आपने क्या किया, उसको ले तो लिया है बट स्टॉप मोड में पड़ा हुआ है। भाई इसको समझो डायग्राम से थोड़ा सा। ओ, हम लोग पैसा पे मतलब, ओके ओके, एक हाँ, सेकंड, समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग इंस्टेंस ले लिया, फिर भी यूसेज के अनुसार ही पे करना पड़ेगा ना। देखो आपने क्या किया, ये उनका हार्डवेयर है, आपने इस पे क्या किया, अपना EC2 लॉन्च कर दिया, राइट। तो AWS आपसे क्या बोलता है, जितने टाइम तक आप यूज करोगे उतने टाइम तक का ही मैं अमाउंट लूंगा। सपोज आपने 1 आवर यूज किया, उसके बाद आपने इंस्टांस को स्टॉप कर दिया, तो अब ये हार्डवेयर तो उसका भाई ऑक्यूपाई हो रखा है ना आपका, तो वो आपसे चार्ज तो नहीं कर रहे कि आपने मेरा हार्डवेयर ऑक्यूपाई कर रखा है तो मैं चार्ज लूँ। तो इसलिए वो क्या बोलता है कि आप मेरा हार्डवेयर है भाई, मैं इसको दे सकता हूँ, तो इसलिए वो स्पॉट इंस्टांस का ऑप्शन देता है। तो बट ये ओके ओके ओके, तो जो हम लोग परचेज किया, मतलब जो बुकिंग किया है यूज करके, ऑन डिमांड यूज करके, तो उसको बिलिंग नहीं हो रहा है, मतलब बिलिंग नहीं हो रहा है, तो दैट दे कैन ऑलवेज टेक इट बेस्ड ऑन बिलिंग, है ना? हाँ, अगर फिर वहीं पर क्या हुआ, सपोज आपने 15 इंस्टांस लॉन्च कर दिए, ओके, अब वो 15 इंस्टांस में से 10 तो आपके रनिंग है, 5 स्टॉप मोड पे, तो वो 5 इंस्टांस क्या कर सकता है, स्पॉट इंस्टांस में दे सकता है किसी को। बट आपने बोला भाई मैंने तो 15 लिए थे, तो अब आप क्या करोगे, नीड पड़ गई तो आप क्या करोगे, उसको स्टार्ट करोगे, तो वो आपको कहीं और दे देगा, और कहीं और अवेलेबल नहीं हुआ तो आपको वेट करना भी पड़ सकता है। बाय द वे होता नहीं है ऐसा, 99%, 99.99% तो हो ही जाता है, बट 0.1% चांस कभी ऐसा हो भी सकता है कि उनके सारे हार्डवेयर ऑक्यूपाई हो रखे, तो फिर आपको क्यू में खड़ा होना पड़ सकता है। समझ में? ओके ओके ओके। तो ये था आपका स्पॉट इंस्टांस, बट अभी इन्होंने स्पॉट इंस्टांस में काफ़ी चीज़ें चेंजेस कर दी हैं और आजकल कोई भी यूज़ नहीं करता स्पॉट इंस्टांस, ठीक है। ओके नेक्स्ट अपना आता है 4th नंबर पे डेडिकेटेड इंस्टांस। अब डेडिकेटेड इंस्टांस क्या बोलता है, इंस्टांसेस रनिंग ऑन हार्डवेयर दैट्स डेडिकेटेड टू अ सिंगल कस्टमर फॉर एडेड आइसोलेशन। क्या बोल रहा है ये, कि आपका जो इंस्टांस है वो डेडिकेटेड रहेगा आपके लिए, आप जब भी आओगे ये आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़े या क्यों करना पड़े, नहीं, वो आपको, हाँ यहाँ पर वो इस चीज़ की गारंटी नहीं देगा कि भाई ये आपका, मेरे पास 4 हार्डवेयर हैं, ठीक है, ये AWS वाले ने बोला ये मेरे पास 4 हार्डवेयर हैं, आज आपका इंस्टांस इस वाले पे चल रहा है, ओके, अब आपने स्टॉप करके 1 आवर के बाद स्टार्ट किया, तो हो सकता है कि आपका ये EC2 इंस्टांस यहाँ से ना चल के इस पे आ गया हो, है ना, तो इससे मूव होके इस पे चला जाएगा, तो ये इस तरीके का हो सकता है। बट इस चीज़ की वो गारंटी देता है कि आपको भाई कम से कम एक हार्डवेयर मिलेगा, मतलब आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस केस में, डेडिकेटेड इंस्टांस के केस में। उसका इंस्टेंस को हम पैसा पहले ज्यादा देना पड़ेगा क्या? सॉरी, डेडिकेटेड इंस्टेंस के लिए पैसा ज्यादा देना पड़ेगा क्या? हाँ, डेडिकेटेड इंस्टांस में थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा होता है आपका, ओके। नेक्स्ट आता है आपका डेडिकेटेड होस्ट। अब डेडिकेटेड होस्ट में क्या होता है, हार्डवेयर रिजर्व हो जाता है आपके लिए। क्या हो जाता है, डेडिकेटेड होस्ट के केस में, ये कैसे समझ में आता है कि हम
हम लोग का इंस्टेंस डेडिकेटेड है, ऑन डिमांड है, ये हम जब क्रिएट करते हैं तब हम चूज करते हैं कि हम किस टाइप का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। ओके ओके ओके। अभी हमने जो इंस्टेंस है तो अभी हमने जो उसमें क्रिएट देख किया सकते था हैं अभी हमने जो क्रिएट किया था वो ऑन डिमांड इंस्टांस था। अभी बाकी के On जो demand। इंस्टांसेस हैं वो अपन क्रिएट करेंगे, उसमें सारी चीज़ें अभी मैं बताऊंगा कि हाँ कैसे आप चेक कर सकते हो कि ये आपने जो पर जो लिया। ऑलरेडी क्रिएट है उसमें देख सकते हैं क्या? हाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन किसकी, डेडिकेटेड होस्ट की। तो डेडिकेटेड होस्ट में क्या होता है कि आपका जो फिजिकल सर्वर होता है, उनका हार्डवेयर होता है, वो आपके लिए फुली डेडिकेटेड हो जाता है, ठीक है। अब ये किस पर्पस के लिए यूजफुल होता है, जब आप लाइसेंस वगैरह लेते हो ना तो बहुत ज़्यादा आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाती है, क्योंकि लाइसेंस जब आप ले लेते हो एक बार हार्डवेयर का तो ये आपका लॉन्ग टाइम चलता है, तो इस वजह से ये आपका कॉस्टली नहीं होता है, ये लाइसेंस के साथ सस्ता पड़ जाता है। नेक्स्ट 6 पे आता है सेविंग प्लान। अब सेविंग प्लान में क्या बोलता है ये, अ फ्लेक्सिबल प्राइसिंग मॉडल दैट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट सेविंग कॉस्ट टू ऑन डिमांड प्राइसिंग इन एक्सचेंज फॉर अ कमिटमेंट टू कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ यूजेज मेजर्ड फॉर दिस 1 to 3 पीरियड। मतलब सेविंग प्लान जो है ये आपका ऑन डिमांड की तरह होता है, बट इसमें क्या होता है कि एक मिनिमम लिमिट दी जाती है कि भाई आपको कम से कम इतने साइज का इंस्टांस लेना पड़ेगा और इतने टाइम पीरियड के लिए लेना पड़ेगा और इतना पर आवर डॉलर चार्ज होगा, तो वो आपका सेविंग प्लान आ जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। इनमें से मोस्टली हमारे पास ये 4 ऑप्शन यूज होते हैं, एक तो ऑन डिमांड इंस्टांस, दूसरा रिजर्व इंस्टांस और तीसरा डेडिकेटेड और चौथा डेडिकेटेड होस्ट। ये 4 बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपका पहला, दूसरा, फोर्थ एंड फिफ्थ वाला, ये आपके जो है ये क्या है बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अब इसी में एक और ऑप्शन आता था, अभी आई थिंक देखा नहीं मैंने, ध्यान नहीं है मुझे, तो वहाँ पर एक और ऑप्शन आता है शेड्यूल्ड रिजर्व इंस्टांस का। अब ये शेड्यूल्ड रिजर्व इंस्टांस और रिजर्व इंस्टांस दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझ लो थोड़ा सा। देखो रिजर्व इंस्टांस में क्या होता है 24/7 रिजर्व होता है, मतलब वो आपसे एक एस्टिमेटेड कॉस्ट लेके चलता है कि भाई आप मान लो दिन और रात यूज करोगे तो कितना कॉस्ट आ जाएगा, तो वो उसके हिसाब से प्राइसिंग डिफाइन करता है, ठीक है। बट शेड्यूल रिजर्व इंस्टांस में क्या होता है टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल होता है। लाइक आपने बोला कि सर मेरी वेबसाइट ना रात में चलती नहीं है, मॉर्निंग 9 to इवनिंग 6 o'clock तक चलती है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो शेड्यूल रिजर्व इंस्टांस ले लो। तो वो रिजर्व इंस्टांस जो है वो आपका सुबह 9 से शाम को 6 तक आपके लिए अवेलेबल रहेगा, उसके बाद उस हार्डवेयर को किसी और को भी देख के वो काम कर सकता है। समझ में आया? तो उसको क्या बोलते हैं जो शेड्यूल रिजर्व इंस्टांस, शेड्यूल्ड। ओके ओके, समझ में? ओके ओके, शेड्यूल्ड और दूसरा क्या है शेड्यूल्ड के अलावा? शेड्यूल रिजर्व इंस्टांस, वो एक ही नाम है पूरा। जैसे ये आपका रिजर्व इंस्टांस हो गया, ऐसे ही शेड्यूल रिजर्व इंस्टांस हो गया, ठीक है। ओके ओके, शेड्यूल तो 24 आवर्स होगा? नहीं, रिजर्व इंस्टांस, हाँ रिजर्व इंस्टांस 24/7 होगा, शेड्यूल वाला टाइमिंग के अकॉर्डिंग होगा। ओके 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 ओके। अब ये तो चलो आपने परचेस कर लिए, ठीक है, मतलब कि आपने चूज कर लिया कि आपको जो इनमें से कौन सा इंस्टांस चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ले लोगे। अब यहाँ पर बात आती पैसे देने की, कि आप AWS को जो अमाउंट पे करोगे वो कैसे पे करोगे। AWS बोलता है 3 ऑप्शन मिलते हैं, और ये 3 ऑप्शन जो आपके मिलते हैं ये रिजर्व इंस्टांसेस के लिए मिलते हैं, ठीक है। किसके लिए? रिजर्व इंस्टांस के लिए। तो रिजर्व इंस्टांस के लिए 3 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन आता है ऑल अपफ्रंट, दूसरा आता है पार्शियल, तीसरा आता है नो अपफ्रंट। तीनों में डिफरेंस क्या होता है ध्यान से समझो। ऑल अपफ्रंट का मतलब ये हुआ कि आप पूरा अमाउंट एक ही बार में एडवांस में पे कर दे रहे हो। क्या कर रहे हैं आप? ये पूरा अमाउंट मतलब वो टाइम कैसे पे करेंगे, मतलब एक टाइम लाइन के लिए क्या, मतलब एक साल के लिए ऐसे कुछ है क्या? हाँ, जितना आपने लिया लाइक 1 ईयर 3 ईयर का लिया आपने, उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल के आप पे कर सकते हो। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट बचता है आगे पीछे तो वो एडजस्ट हो जाएगा, बट उसमें आपको क्या होता है अच्छा खासा हैवी डिस्काउंट मिल जाता है। देखो यहाँ लिखा भी है साफ साफ, हाईएस्ट डिस्काउंट एज कंपेयर टू अदर पेमेंट ऑप्शन। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट जो मिलता है वो ऑल अपफ्रंट मेथड में मिलता है, जब आप रिजर्व इंस्टांस लेके चलते हैं। इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार ऐसा कि भाई हम एक रिजर्व इंस्टांस ले रहे हैं और हमारे पास बजट भी है, बट हमें पैसे सेविंग करने हैं, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए हमें। तो हम ऑल अपफ्रंट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, लगभग 50% का हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाता है ना। लाइक
मैंने एग्जांपल लिया, एक इंस्टांस है, आप ओके उसको 1 ईयर के लिए रिजर्व करो जिसका चार्ज है $100, ओके। ओके ओके। बट वहीं पर आप क्या करो, आपने बोला मैं ऑल अप फ्रंट मतलब पेमेंट जो है एडवांस में पे कर रहा हूँ, तो वो आपको $100 के बदले $50 में ही मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन ओके आता है आपका ओके पार्शियल अपफ्रंट। पार्शियल अपफ्रंट में क्या होता है, हाफ अमाउंट आप पहले पे कर दो, बचा हुआ अमाउंट क्या करें आप इंस्टॉलमेंट में पे कर दें। तो इसमें क्या होता है कि ऑल अप फ्रंट के कंपेयर में थोड़ा कम डिस्काउंट मिलता है। तीसरा आता है नो अप फ्रंट। नो ओके अप फ्रंट में क्या होता है, कोई भी अमाउंट पे मत करो, यूज करो, बाद में पे कर देना। बट इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलता है, ठीक है। ओके 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 तो ये तीनों ऑप्शन ओके। आपको सो नो अपफ्रंट, ओके सो नो अपफ्रंट मींस ये तीनों रिजर्व के अंदर आता है ना? हाँ, ये तीनों रिजर्व इंस्टांस के पेमेंट के लिए ऑप्शन होता है। हाँ ओके ओके। तो नो अपफ्रंट, नो अपफ्रंट अगर रिजर्व में कर रहे हैं तो ऑन डिमांड के जैसे ही हो गया ना ऑलमोस्ट। नहीं नहीं, ऑन डिमांड के लिए क्यों हो गया। देखो क्या होता है, आप रूम लेने जाते हो कभी भी किसी भी सिटी में जब रहते हैं, वहाँ पर दो तीन ऑप्शन होते हैं। कोई रूम ओनर, हाउस ओनर होता है, वो क्या बोलता है, भैया पूरा पेमेंट एडवांस में देना पड़ेगा, राइट। कोई थोड़ा सा अच्छा इंसान होता है, वो क्या बोलता है, हाफ अमाउंट अभी पे कर दो, हाफ अमाउंट नेक्स्ट मंथ दे देना। बाद में। और हाँ कोई क्या हाँ बोलता हाँ है, हाँ। कोई बात नहीं यार, जब मंथ कंप्लीट हो जाएगा तब पे कर देना, है ना। तो यहाँ ओके पर ओके नो अपफ्रंट का मतलब क्या है, आप 3 ईयर के लिए 1 ईयर के लिए रिजर्व कर रहे हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जब आपका 1 ईयर ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा तब पेमेंट कर देना। बट वही है, वहाँ पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। समझ में आया। ओके। तो ऑन डिमांड भी मतलब अभी नो अपफ्रंट में क्या है कि हम लोग पहले कुछ भी नहीं देगा ना, कुछ भी नहीं देगा। तो हाँ, बाद में जब यूसेज यूसेज के अनुसार पे करना पड़ेगा, है ना? ऑन डिमांड में पूछा बिल है। आएगा। नहीं नहीं, नो अपफ्रंट में। नहीं, हाँ, नो अपफ्रंट में क्या होगा कि आपने कोई इंस्टांस है उसको रिजर्व कर लिया 1 ईयर 3 ईयर के लिए, उसकी बिलिंग आप लास्ट में पे करोगे। ओके, ये लास्ट में बिल आएगा। जैसे हम लोग अभी ऑन डिमांड यूज कर रहे हैं तो अभी तक हम लोग को बिल जब जनरेट नहीं हुआ, जब बिल जनरेट हो गए तो हमको पे करना पड़ेगा, है ना? हाँ, अभी नो अपफ्रंट में भी ऑन ऐसा ही डिमांड होगा। में क्या होता है, पहले आप यूज करते हो फिर पे करते हो, ठीक है। बट यहां पर जो रिजर्व इंस्टांस होते हैं इसके लिए 3 ऑप्शन मिलते हैं कि आप पैसे कैसे देना चाहते हो। लाइक आप और आपका और मेरा एग्जांपल ले लो। आपने बोला विवेक सर मुझे एडब्ल्यूएस क्लाउड पढ़ना है, मैंने बोला ठीक है पढ़ लो। अब आपने बोला कि सर मैं ना थोड़ा सा डिस्काउंट चाहता हूँ, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 रुपीज़ फीस है, आप अगर मुझे पूरा पेमेंट वन टाइम में पे करते हो 8,000 रुपीज़ पे कर दो। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑल अप फ्रंट का हो गया। दूसरा आपने क्या किया, बोला सर मैं 5,000 अभी दे देता हूँ, कुछ बाद में दे दूंगा। मैंने बोला ठीक है, अगर आप पूरा दे रहे हो वन टाइम में तो 8,000 में काम हो जाएगा। अगर पार्शियल में दे रहे हो मतलब 5,000 अभी दे रहे हो, फिर बाद में 1,000 या 2,000 करके पे कर रहे हो तो 9,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 8,000 में पढ़ रहे हो, यहाँ पर 9,000 में, और यहाँ पर पढ़ोगे तो कोई डिस्काउंट नहीं, 10,000 ओके पूरा पे ओके, करना। समझ गया। हाँ, हाँ, हाँ। समझ में तो आया? ऑन डिमांड में कुछ भी ऐसा कमिटमेंट नहीं है ना नहीं, ऑन ऑन डिमांड डिमांड में? में ऐसा कुछ नहीं है, आपको 10 मिनट यूज करना है, 1 आवर यूज करना है, यूज करो, यूज करने के बाद आपको पे करना है। समझ में आया? ओके ओके ओके। चलिए, तो ये तो थे ओके। हमारे EC2 के बारे में फीचर्स और प्राइसिंग का ऑप्शन। आते हैं थोड़ा सा और इसको देखते हैं प्रैक्टिकली और अच्छे से समझ में आएगा। सो अपन लॉगिन करते हैं अपने AWS अकाउंट को।
राइट। सो अपन आएंगे कहाँ पर, EC2 के अंदर, राइट। यहाँ पर जितने ऑप्शन आपने ओके। पढ़े सारे ऑप्शन मिलेंगे। लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आप, ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है मेरा कर्सर, हाँ हाँ। इंस्टांसेस। देखो यहाँ पर क्या यस क्या यस, है, इंस्टेंसेस। यहाँ पर देखो आप, स्पॉट इंस्टांस आपने पढ़ा, सेविंग प्लान्स पढ़ा, रिजर्व इंस्टांस पढ़ा आपने, डेडिकेटेड होस्ट पढ़ा। यहाँ पर कैपेसिटी रिजर्वेशन जो है ये एक अभी नया आया है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कैपेसिटी रिजर्वेशन में क्या होता है। देखो, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख के भी आ रहा है ऊपर, with the new capabilities split your capacity reservation, move capacity between capacity reservation and modify instance eligibility attribute for your capacity reservation. These capabilities provide you flexibility to resize and reconfigure your instances reservation based on your workload requirement. तो इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझो। रिजर्व इंस्टांस में आपने क्या बोला कि मैं एक इंस्टांस लूंगा T2.micro, क्या लूंगा, T2.micro, कब तक, 3 ईयर के लिए। ओके ओके, तो अब ये 3 ईयर के लिए आपने लिया है, तो T2.micro का जो चार्ज बनता है, मैं एग्जांपल एक एस्टीमेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि यार अगर T2.micro ले रहा हो और 3 ईयर के लिए आप रिजर्व कर रहे हो तो $1000 चार्जेस बनते हैं। कितने बनते हैं, $1000 चार्जेस बनते हैं 3 ईयर के। अब आप इसमें बोले कि सर मुझे ना T3.micro में मूव होना पड़ सकता है, तो क्या होगा, चार्जेस हाई हो जाते हैं, राइट। आपने स्टार्टिंग में रूम लिया, अब रूम में आपने बोला सर मैं अकेले ही रहूँगा, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप अकेले रहोगे तो आप 2000 रुपीज़ पर मंथ मुझे पे करना। अब कल को बोला, आपने बोला कि सर मेरे 4 फ्रेंड और मेरे साथ रहना चाहते हैं, तो कोई भी ऑनर होगा क्या बोलेगा, आप 4 लोग रहना चाहते हैं, 2000 में नहीं होगा, आप हमें 3000 रुपीज़ पे करिएगा, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पर होती है कि भाई आपका जो कैपेसिटी रिजर्वेशन है, इसमें क्या होता है कि आप अपने वर्कलोड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। आज आपको T2.micro चाहिए, कल आप T3.micro चाहते हैं, परसों C4 साइज का चाहिए, तो वो आप ले सकते हो। तो ये ऑप्शन आपका अभी नया है जिसमें कैपेसिटी रिजर्वेशन में मॉडिफिकेशन का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। समझ में आया। बाय डिफॉल्ट जब आप इंस्टांस लॉन्च करते हैं, यहाँ पर इंस्टांस पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर ये लॉन्च इंस्टांस करते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट जो होता है ये ऑन डिमांड पे लॉन्च होता है। किस पे लॉन्च होता है, ये ऑन डिमांड इंस्टांस पे लॉन्च होता है, ठीक है। तो ऑन डिमांड पे आपको कॉस्टली पड़ता है, बट यहीं पर अगर आप दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा, लाइक आपने बोला कि सर मुझे रिजर्व इंस्टांस चाहिए, तो आपने बोला ठीक है मैं यहाँ पर आता हूँ रिजर्व इंस्टांस में, कितने टाइम पीरियड के लिए रिजर्व करना है, तो देखो पहले ऑप्शन आएगा परचेस का, तो यहाँ पर जाएंगे, पूछ रहा है आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेना चाहते हो, आपने बोला सर लिनक्स। उसका टेनेंसी क्या लेनी चाहते हो, डिफॉल्ट या डेडिकेटेड। तो डिफॉल्ट और डेडिकेटेड मैंने बताया था कि डेडिकेटेड में क्या होता है, हार्डवेयर आपके पास अवेलेबल हो जाता है, मतलब रिजर्व हो जाता है। फिर ऑफरिंग क्लास क्या है, कन्वर्टिबल स्टैंडर्ड। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कन्वर्टिबल का मतलब ये होता है कि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो तो आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, फिर वो वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद इंस्टांस का टाइप क्या लेना चाहते हो आप, तो देखो इंस्टांस का टाइप T3 राइट, T4, उसके बाद यहाँ पर और आएंगे XU, ये सारे क्या साइज हैं, इनमें देखोगे आप तो इनके जो साइज हैं उनके अकॉर्डिंग आपको मेमोरी मिलती है, ठीक है। तो लाइक मैंने बोला A1 डॉट मीडियम ले लिया, उसका टर्म कितना 1 मंथ टू 12 मंथ और 12 मंथ टू 36 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बोला कि सर मैं ले लेता हूँ 1 ईयर के लिए, ओके। पेमेंट ऑप्शन, नो अपफ्रंट, पार्शियल अपफ्रंट, ऑल अपफ्रंट, तो ये 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। आपने बोला ऑल अपफ्रंट पे करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर सर्च कर लो, देखो दिखा रहा है कि 12 मंथ के लिए ले रहे हो आप, प्राइसिंग कितना है, ऑल अपफ्रंट प्राइसिंग इतना है आवरली बेस पे, ठीक है। और अगर आप यहीं पर क्या करते हैं कि पार्शियल अपफ्रंट लेते हैं, ठीक है, तो देखो पार्शियल अपफ्रंट में इतना आ रहा है, उसके बाद नो अपफ्रंट में ले रहे हैं आप, तो हाँ ठीक है, तो नो अपफ्रंट में तो यहाँ पर आपको प्राइसिंग नहीं दिखाएगा, ये आपको लास्ट में जब बिलिंग जनरेट होगी तब दिखाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं, बट आप अगर ऑल अपफ्रंट में लेते हो तो इतने में आपको मिल जाएगा $131 में। ऑप्शन भी बता रहा है कि कन्वर्टिबल लोगे तो $162 पे करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड लोगे तो $131 पे करना पड़ेगा। समझ में आया।
तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रिजर्व कर सकते हो 1 ईयर के लिए और 3 ईयर के लिए। नेक्स्ट आपके पास आता है स्पॉट रिक्वेस्ट, ठीक है, जिसे हम स्पॉट इंस्टेंस बोल रहे हैं। सेविंग प्लान अभी हाँ दिखाऊंगा अभी उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या बोला, स्पॉट इंस्टेंस बोल रहा है अ हाई लेवल समरी ऑफ योर सेविंग अक्रॉस ऑफ योर रनिंग रिसेंटली टर्मिनेटेड स्पॉट ट्रांसफर डिटेल रिपोर्टिंग ऑन अकाउंट स्टोरेज विजिट कॉस्ट एक्सप्लोरर। तो ये बोल रहा है कि अगर आप इसको विजिट करोगे, मतलब कॉस्ट देखना चाहते हो, तो आपको कॉस्ट वाला डॉक्यूमेंट विजिट करना है। अगर आप यहाँ पर रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंस करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि भाई आप मैनुअल लेना चाहते हो या लॉन्च टेम्पलेट का यूज़ करके लेना चाहते हो, और यहाँ पर अवेलेबल होगा तो आपको देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ठीक है। तो ये हालांकि इतनी नीड नहीं होती है स्पॉट इंस्टेंस की। नेक्स्ट आता है आपका सेविंग प्लान्स। अब सेविंग प्लान्स में आए आप, तो ये आपके सेविंग प्लान्स में इन्होंने हटा दिया है क्या ऑप्शन, नॉर्मली कंपनीज में कौन सा यूज करता है सेविंग्स? रिजर्व, ज्यादातर रिजर्व। टेस्टिंग पर्पस के लिए हम लोग ऑन डिमांड लेके चलते हैं, जैसे कोई एप्लीकेशन वगैरह टेस्ट होता है तो उस पर हम लोग ऑन डिमांड लेके चलते हैं, और जो हमारे एप्लीकेशन वगैरह डिप्लॉय होते हैं उस पर हम लोग जो है तो रिजर्व इंस्टेंस लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेविंग प्लान यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ये परचेज के लिए बोल रहा है आई थिंक। एक मिनट, कुछ चेंजेस हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये आपका जो सेविंग प्लान है, इसमें ऑप्शन मिलते हैं आपको कि आपका जो प्लान है वो मतलब अलग अलग रीजन के ऊपर होता है। एक और चीज़ हाँ मैं बताना भूल गया था, कई बार इंटरव्यूअर में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछता है कि मैंने एक EC2 इंस्टेंस जो है तो मुंबई रीजन में लिया है T3.micro का। क्या किया मैंने, T3.micro इन मुंबई, ओके, जिसका प्राइसिंग है $50 पर मंथ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरा बंदे ने फिर बोला कि मेरे पास एक और इंस्टेंस है, उसका टाइप भी सेम है T3.micro, बट ये क्या है इन नॉर्दर्न या सिंगापुर बोल दो, ठीक है, सिंगापुर। इसका चार्जेस है $150 पर मंथ। तो वो बोल रहा है कि यार ये ऐसा प्राइसिंग क्यों इशू आ रहा है। तो सीधी सी बात है, आपके EC2 इंस्टेंस या कोई भी रिसोर्स हो, उनकी प्राइसिंग रीजन टू रीजन भी डिपेंड करती है। कई बार तो सेम हो सकती है प्राइसिंग, सेम अलग अलग रीजन में। कई बार होता है कि आपकी जो प्राइसिंग है वो रीजन के हिसाब से अलग अलग भी हो सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया सर? ओके। तो ये तो थे हमारे सारे इंस्टेंस के टाइप। यहाँ पर बट एक और ऑप्शन आपको दिख रहा है लॉन्च टेम्पलेट का, राइट? क्या दिख रहा है? लॉन्च टेम्पलेट का। अब ये लॉन्च टेम्पलेट क्या होता है, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट दो, मैं पानी पी लेता हूँ फिर बोलता हूँ, ओके। सो ये लॉन्च टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि आप पहले सारा कुछ कॉन्फ़िगर करके रख लेते हैं। क्या करते हैं सर? सारा कुछ कॉन्फ़िगर करके रख लेते हो। सपोज दैट आप और मैं दोनों सेम टीम में वर्किंग है, ओके। अब आप मेरे सीनियर हैं, मैं आपका जूनियर हूँ। अब सारी कुछ आपको चीज़ें पता है कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम कौन सा इंस्टेंस टाइप लेते हैं, टेस्टिंग में कौन सा लेते हैं, डेवलपमेंट में कौन सा लेते हैं। तो आपने क्या किया कि यहाँ पर एक लॉन्च टेम्पलेट बना के रख दिया। तो आपने सारा कुछ प्री कॉन्फ़िगर कर रखा है। जब मैं लॉन्च करने जाऊँगा तो मुझे कुछ चूज़ नहीं करना है कि कौन से BPC पे बनाना है, क्या साइज़ लेना, सब कुछ ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बस मैं लॉन्च कर दूँगा। तो यहाँ पर आओ, क्लिक करो लॉन्च इंस्टेंस पे, सॉरी लॉन्च टेम्पलेट पे। यहाँ पर आप सारा कुछ चूज़ कर लो। इसका नाम दे दो लॉन्च टेम्पलेट का, लाइक मैंने बोल दिया प्रोडक्शन, ओके। उसके बाद यहाँ पर वर्जन वगैरह भी दे सकते हो, मैंने अभी नहीं दिया। उसके बाद यहाँ पर टेम्पलेट का टैग दे दो, देना है तो, नहीं देना मत दो। सोर्स का टेम्पलेट कौन सा, कि आप यहाँ पर कोई कस्टम लेना चाहते हो या नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप इसको क्या किसी लॉन्च टेम्पलेट के थ्रू यूज़ करना चाहते हो या रिसेंटली कोई लूज हुआ उसके थ्रू, या फिर आप कोई कस्टम AMI लेना चाहते हो। मैं बोला कस्टम AMI, मैंने ये ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप इंस्टेंस का टाइप कौन सा लेना, कस्टम AMI जनरली प्रेफर करता है क्या? क्योंकि कस्टम AMI मतलब हम लोग को कस्टमाइज कर सकता है ना। हाँ, कस्टम में क्या होता है, जैसे आपने एक इंस्टेंस लॉन्च किया, उसमें आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, तो आप उसके बेस पे अपना खुद का AMI बना लो, और उस AMI के बेस पे जब अपना इंस्टेंस लॉन्च करेंगे तो वो पूरा का पूरा डेटा आपके उस नए इंस्टेंस पे आ जाएगा।
बात करेंगे आगे, अभी EMI का टॉपिक भी आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से आपने चूज कर लिया, उसके बाद इंस्टांस का टाइप पूछ रहा है कि आप लॉन्च टेम्पलेट तो ले रहे हो, बट इसमें इंस्टांस का टाइप कौन सा रखोगे। फिर उसके बाद की पेयर, नेटवर्क सेटिंग, सारा कुछ करके आप क्या करोगे, क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट कर दोगे। और जब EC2 इंस्टांस आप लॉन्च करने जाओगे ना, यहाँ पर आइए और यहाँ पर आप लॉन्च टेम्पलेट, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है लॉन्च इंस्टांस फ्रॉम टेम्पलेट। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप इंस्टांस क्रिएट कर रहे हो तो जो पहले से आपने लॉन्च टेम्पलेट बना रखा है उसका यूज़ करके आप इंस्टांस को लॉन्च कर सकते हो। तो आपका इससे टाइम भी बचता है, और कई बार ऐसे भी होता है कि आप अवेलेबल नहीं हो तो किसी और बंदे को बोल सकते हो कि यार मेरे ना मुंबई रीजन में एक टेम्पलेट बना रखा है, बस आप उसका यूज़ करके एक इंस्टांस लॉन्च कर दो। तो उसको कोई टेंशन नहीं है डॉक्यूमेंटेशन में क्या डिफाइन है, क्या करना है, कुछ नहीं, बस उसने क्या किया, लॉन्च इंस्टांस फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करेगा, यहाँ पर वो लॉन्च टेम्पलेट आ जाएगा जो आपने बना के रखा है, चूज करेगा, लॉन्च इंस्टांस कर देगा तो बन जाएगा विद इन अ मिनट। इसका ज़्यादातर यूज़ हम लोग ऑटो स्केलिंग में करते हैं। आगे बात करेंगे ऑटो स्केलिंग के बारे में। इतना समझ में आया सर पूरा? थोड़ा लास्ट पॉइंट थोड़ा बोल दीजिए, ऑटो स्केलिंग वगैरह बोला। ऑटो स्केलिंग में क्या होता है कि आप, जैसे मैंने बोला कि भाई मेरे पास 4 इंस्टांस हैं अभी, ठीक है, 4 इंस्टांस में मेरा सेम एप्लीकेशन चल रहा है। कल को दिवाली पे सेल लगा दिया क्लाइंट ने, अब क्या होगा, ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो 4 सर्वर सफिशिएंट नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई रात को 2 बजे उसने ऑफर लगा दिया तो 2 बजे तो एप्लीकेशन ही डाउन हो जाएगी उसकी, राइट। तो ऐसे केस में हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग में एक ऑप्शन होता है ऑटो स्केलिंग का। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपके EC2 इंस्टांस को इंक्रीज कर देगा अकॉर्डिंग टू लोड, और जब ट्रैफिक कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वो इंस्टांस को डाउन कर देगा, जो कि अपन आगे बात करेंगे पूरा डिटेल में, पूरा टॉपिक है सेपरेट ऑटो स्केलिंग के बारे में। ओके ओके, ठीक है। तो ये लॉन्च टेम्पलेट जो है हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं हमारे ऑटो स्केलिंग के साथ। तो ये तो था इंस्टांस के बारे में कि इंस्टांस को परचेस करने के कितने ऑप्शन होते हैं, पेमेंट करने के कितने ऑप्शन होते हैं, और लॉन्च टेम्पलेट क्या होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे EMI के बारे में, ठीक है। तो इनको तो अपन प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिजर्व कर दोगे आप 3 ईयर के लिए, अननेसेसरी चार्जेस जनरेट हो जाएंगे, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन नहीं करेंगे। बाकी के ये सारे ऑप्शन है आपके पास, EMI, EBS वॉल्यूम, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, ये सारी की सारी सर्विसेज जो है EC2 के अंदर का ही हिस्सा है, ठीक है। तो अपन बात करेंगे EMI इमेज के बारे में। सो 2 मिनट के बाद मैं आता हूँ पानी पी के, मीटिंग एंड हो जाएगी तो रीज्वाइन करिएगा, राइट। सो नेक्स्ट अपना जो ऑप्शन है वो क्या है, EMI के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। EMI क्या होती है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। लाइक ये मेरा ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स है, ओके। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है। अब जब भी आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है, चाहे वो आपके कोई लैपटॉप में हो, वर्चुअल सॉफ्टवेयर में हो, उसके लिए आपको EMI इमेज क्या है, उसमें आपको EMI इमेज की नीड होती है। अब ये EMI इमेज जो है वो AWS के कॉन्सेप्ट में, टर्म में बोला जाता है, बट हम लोग जब अपने टर्म में बात करते हैं तो इसे हम लोग ISO इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? ISO इमेज बोलते हैं, ओके। सो यहाँ पर आप जब भी AWS क्लाउड में EC2 इंस्टांस लॉन्च करने जाते हैं तो आपको ISO इमेज की नीड होती है, जिसे हम लोग EMI इमेज बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं? EMI इमेज बोलते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि AWS के अंदर बहुत सारे मार्केट लोगों से टाई अप है। आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना, थोड़ा सा APN करके होता है, अमेजॉन पार्टनर नेटवर्क बोला जाता है इसको। तो इसमें लाइक आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप क्या कर सकते हो, अमेजोन के साथ पार्टनरशिप करके अपनी कोई सर्विस है AWS के साथ शेयर कर सकते हो, और उससे आप AWS आपसे चार्जेस लेगा, कमीशन लेगा, और आप जो है तो अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो इस तरीके का ऑप्शन होता है। तो बहुत सारी EMI इमेज अवेलेबल होती है, बट जब हम बात करते हैं हमारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे तो हमें कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि यार हमें ना खुद की कस्टम EMI इमेज बनानी पड़ती है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला ये मेरा जो ऑफिस है ये मेरा इंडिया का सेटअप है, इंडिया ऑफिस है, इंडिया ब्रांच, राइट। दूसरा जो मेरा ब्रांच है ये UK का ब्रांच है। अब मेरी जो ब्रांच थी पहले, प्राइमरी ब्रांच, वो UK में ही थी। इंडिया में मैंने अभी प्लान किया स्टार्ट करने का, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास एक EC2 इंस्टांस है। क्या है सर? एक EC2 इंस्टांस है। इस EC2 इंस्टांस के ऊपर हमारे एप्लीकेशन चल रहे हैं। अब इस EC2 इंस्टांस के ऊपर जब हम हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं तो डायरेक्ट डिप्लॉय नहीं करते। उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है सर?
नेटवर्क हार्डनिंग करना पड़ता है, सिस्टम हार्डनिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो नेटवर्क हार्डनिंग और सिस्टम हार्डनिंग में क्या होता है कि नेटवर्क हार्डनिंग का मतलब ये हुआ कि कोई भी अननेसेसरी पोर्ट वगैरह अलाउ ना हो, कोई आ ना पाए, ठीक है, आपके इस पे ट्रैफिक पे अननेसेसरी कोई अटैकर हैकर अटैक ना कर पाए। सिस्टम हार्डनिंग में क्या होगा कि आपके सिस्टम में कोई भी अननेसेसरी एप्लीकेशन वगैरह वो सारे हट जाने चाहिए, लाइक स्पैम वेयर की तरह नहीं हो कि पड़ा हो और कोई सॉफ्टवेयर है जो आपका डेटा लीक कर रहा है या डेटा चोरी कर रहा है। तो ये आपका नेटवर्क सिस्टम हार्डनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद इसमें आपको कुछ सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं, राइट। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया हमारे केस में टेराफॉर्म, ओके। मैंने बोला कि यार हमारी ये जो मशीन है इसमें टेराफॉर्म इंस्टॉल है। तो अब सेम सेटअप हमने बोला यूके के बाद इंडिया में लगाना है। तो हमने इंडिया में क्या करेंगे, जब EC2 इंस्टांस लॉन्च करेंगे ना, तो हम इस AMI इमेज का यूज़ नहीं करेंगे मार्केट वाली, हम क्या करेंगे, हम हमारी टीम से ले लेंगे। तो ये क्या करेंगे, इन्होंने जो EC2 इंस्टांस बनाया है उस EC2 इंस्टांस के बेस पे एक AMI इमेज क्रिएट करके हमें शेयर कर देंगे, और जब हम EC2 इंस्टांस लॉन्च करेंगे तो हम इस AMI का यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी कन्फिग्रेशन हमारे इस यूके वाले EC2 इंस्टांस पे था, वही कन्फिग्रेशन, वही सारी चीज़ें, वही सॉफ्टवेयर फाइल्स, सब कुछ हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये एडवांटेज होता है AMI इमेज क्रिएट करने का। बात आई समझ में सर? ओके, ठीक से नहीं, कैन यू रिपीट वंस? सपोज दैट आपका यूके में एक ब्रांच है, इन्होंने क्या किया है, एक EC2 इंस्टांस लॉन्च किया है। उस EC2 इंस्टांस के ऊपर इन्होंने टेराफॉर्म को इंस्टॉल किया। अब जब इन्होंने EC2 इंस्टांस लॉन्च किया था तब इनको टेराफॉर्म इंस्टॉल नहीं मिलता है, बाय डिफॉल्ट टेराफॉर्म इंस्टॉल नहीं होता है, मैनुअली करना पड़ता है। तो मैंने बोला कि यार 1 घंटे लगे इनको टेराफॉर्म इंस्टॉल करने में, तो 1 घंटे आप भी लगाओगे जब इंडिया में टेराफॉर्म इंस्टॉल करोगे अपना EC2 लॉन्च करके। तो हमने बोला कि आप एक काम करो, आप ये प्रोसीजर यूज़ मत करो, आपको हम हमारी AMI इमेज बना के शेयर करते हैं आपके अकाउंट पे, AWS अकाउंट पे, और यहाँ पर जब आप अपना EC2 इंस्टांस लॉन्च करोगे तो इस AMI के बेस पे लॉन्च करोगे, तो क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिक टेराफॉर्म इंस्टॉल मिलेगा। समझ में आया? ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। तो जो कस्टम इमेज है उसके अंदर वो सब हम सेट करके ऐसे है क्या? सॉरी, टेराफॉर्म, तो जो कस्टम इमेज है उसके अंदर वो हम टेराफॉर्म इंस्टॉल करके ये करेंगे क्या वो? हाँ, उसमें जो भी आपका चीज़ होगा, लाइक आपने एक फाइल बनाई हो, वो फाइल भी आपको मिल जाएगी, सारा कुछ वही होगा। ओके ओके, वो पहले AMI क्रिएट करना पड़ेगा ना उसके लिए? हाँ। तो ये क्रिएट करके हम लोग को उधर पब्लिक सब तो कुछ पब्लिक जगह में क्लाउड में अपलोड करना पड़ेगा ना कहीं? नहीं, कहीं अपलोड नहीं करना है, डायरेक्ट ऑप्शन आता है कि आप यहाँ से बैठ के शेयर कर सकते हो किसी एक रीजन से दूसरे रीजन में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, वो अपन अभी देखेंगे। अभी AMI का कॉन्सेप्ट समझ में आया, इतना बस ध्यान रखो, शेयर कैसे करते हैं वो चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। मैंने बोला मेरे पास एक EC2 इंस्टांस है, ओके, क्या है, मेरे पास एक EC2 इंस्टांस है। अब जनरली पहले मैंने बोला कि मैं एक EC2 इंस्टांस लॉन्च करता हूँ और देखता हूँ क्या मुझे टेराफॉर्म इंस्टॉल मिलता है या नहीं। तो जनरली नहीं मिलेगा, ठीक है, आके देख भी लो। मैंने बोला नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा ना उसमें, बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं रहेगा ना? हाँ, जो सिर्फ AWS की तरफ से मिलेगा वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। हाँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया। तो शायद AWS टेराफॉर्म को उतना प्रमोट नहीं कर रहा है ना? नहीं, वो कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं देता है। वो तो सिर्फ आपके जो कमांड्स होती हैं बस वो प्रोवाइड करवाता है। ओके। उसमें भी सारी कमांड्स नहीं होती, कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स है वो आपको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। लाइक आपने क्या किया, एक मार्केट से विंडो लैपटॉप खरीदा, अब वो आपको VLC मीडिया प्लेयर डाल के नहीं देते हैं, वो आपको बोलते हैं भाई जो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ आ रहा है वही चीज़ें हैं, बाकी एक्स्ट्रा आपको VLC मीडिया प्लेयर डालना है, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स डालना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डालना है, कुछ भी डालना है, वो आपकी चॉइस है। तो सेम चीज़ यहाँ पर होता है, राइट। सो देखो हमारे पास एक इंस्टांस हमने लॉन्च किया, इसको मैं करता हूँ जरा कनेक्ट।
देखो तो मैं कनेक्ट कर चुका हूँ इससे। अब अगर मैं बात करूँ, मुझे चेक करना टेराफॉर्म इंस्टॉल है कि नहीं, तो क्या कमांड होती है, टेराफॉर्म -- वर्जन। तो यहाँ पर टेराफॉर्म बोल रहा है कमांड नॉट फाउंड, इसका मतलब क्या है, टेराफॉर्म यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है, राइट। तो मैंने बताया कि भाई मार्केट से जब आप AMI इमेज लेते हो उसमें आपको नहीं मिलता। तो मैंने क्या बोला कि यार मैं ना अपना खुद का AMI इमेज क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ऐसा इंस्टांस है जिस पे मेरी सारी चीज़ें रनिंग है। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, खुद का AMI इमेज क्रिएट करेंगे। तो चलिए आते हैं और पहले बात करते हैं कैसे AMI इमेज क्रिएट की जाती है। ओके, चलिए सो आ जाइए यहाँ पर। तो इसको मैंने टर्मिनेट किया। अभी आ जाओ कहाँ पर, AMI के ऊपर। ओके, तो AMI पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, नो AMI इमेज इन दिस रीजन। ठीक है, तो आपके पास अभी देख लो, ना तो पब्लिक है ना प्राइवेट। ठीक है, तो प्राइवेट कोई भी नहीं है। पब्लिक में अगर आप जाओगे तो पब्लिक में वो मार्केट वाली अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, ये जो मार्केट की है वो। तो ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो प्राइवेट होनी चाहिए हमारे पास, ऑन बाय मी, मतलब खुद के द्वारा बनाई हुई होनी चाहिए। तो प्राइवेट मतलब हम लोग अपना सिस्टम में बना के इसमें अपलोड करने के लिए क्या? हाँ, अपलोड नहीं करना है आपको, वो बना के यहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। ओके ओके, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, मुझे एक AMI इमेज क्रिएट करना है। तो AMI इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पर कहीं पर ऑप्शन दिख रहा है क्या, यहाँ पर जाओ, नहीं दिख रहा है। तो कहाँ पर मिलेगा, EC2 इंस्टांस पे जाइए आप। ओके, कहाँ पर जाएंगे, EC2 इंस्टांस पे। उस इंस्टांस को सिलेक्ट करो जिसका AMI इमेज बनाना है। मैंने बोला टेराफॉर्म वाला जो इंस्टांस है इस पे बनाना है। उसके बाद जाइए आप एक्शन पे, उसके बाद जाइए इमेज एंड टेम्पलेट पे, और क्रिएट इमेज लिखा आ रहा है ऑप्शन। तो मैंने बोला क्रिएट इमेज, तो क्या करेगा, AMI इमेज क्रिएट करेगा। पूछ रहा है नाम, तो मैंने बोला टेराफॉर्म AMI। ओके, ये आपने नाम दे दिया। अब डिस्क्रिप्शन में डाल दो कुछ, ऑप्शनल है, मैंने नहीं डाला। उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप कर दो क्रिएट इमेज। हो गया क्रिएट। पता कैसे लगेगा, यहाँ पर आ जाओ आप, AMI के ऑप्शन पे दिख रहा है कहीं पर AMI। देखो आ गया टेराफॉर्म AMI। अब यहाँ पर स्टेटस में क्या है, पेंडिंग। जब तक ये अवेलेबल स्टेटस नहीं दिखाएगा तब तक आप इसके बेस पे नया AMI के अंदर AMI के अंदर ही क्रिएट AMI का ऑप्शन मिलेगा ना आपको? नहीं, ये आपको यहाँ पर इंस्टांस पे जाएंगे आप, और यहाँ से अपना इंस्टांस को सिलेक्ट करेंगे जिस इंस्टांस का क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला कि मुझे जो है तो टेराफॉर्म वाले पे क्रिएट करना, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, एक्शन में गया, और यहाँ पर इमेज एंड टेम्पलेट पे क्लिक किया, और क्रिएट इमेज पे क्लिक करूँगा तो क्रिएट हो जाएगा। तो ये इंस्टांसेस पे अब मिलता है आपको मतलब जो इंस्टेंस हमारे पास है उसी के यूज करके हम इमेज कर सकते हैं ना? हाँ, उसी का ही क्रिएट करेंगे हम। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो जो, हाँ ठीक है, एक होता है फ्रॉम इंस्टांस, हाँ, एक होता है फ्रॉम EC2, और दूसरा होता है फ्रॉम EBS वॉल्यूम। EBS वॉल्यूम वाला आगे ऑप्शन देखेंगे जब पहले अपन EBS पढ़ लेंगे, अभी अपन ने EBS पढ़ा नहीं। ओके, तो अभी स्टेटस क्या है, पेंडिंग आपके AMI इमेज का। देखो जब तक ये अवेलेबल स्टेटस में नहीं आएगा आप इंस्टांस नहीं बना पाओगे इस AMI का इमेज का यूज करके। ओके, सो वेट करिए, वेट करो। कभी कभी ये 2 मिनट में भी हो जाता है, कभी कभी 10 मिनट भी ले लेता है। सो वेट करना है थोड़ा सा आपको।
ओके, सो वेट करिए। देखो हो गई अवेलेबल। अब अपन को क्या करना है, इंस्टांस लॉन्च करना है। तो कहाँ जाएंगे अपन, इंस्टांस के ऑप्शन पे आएंगे। आवाज़ आ रही है अभिलाष सर? हाँ हाँ आ रही है। ओके ओके ठीक है। तो देखो अभी अपन गए कहाँ पर, लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आ जाइए आप। अभी हम लोग को इधर ठीक है, तो अभी इधर देखते हमको चलिए। वो इमेज सेलेक्ट करना है ना। हाँ अभी देखते चलो। सो यहाँ पर मैंने लाइक बोल दिया, अभिलाष के नाम से बना रहा हूँ इस इंस्टांस को। ओके, यहाँ पर अब देखो आप क्या करते थे, अभी क्विक स्टार्ट AMI लेते थे या फिर आप क्या करते थे, ब्राउज मोर करते थे। बट इस बार आपको क्या करना है, माय AMI पे जाना है। और ये माय AMI में दो ऑप्शन आता है, एक आता है ऑन्ड विथ मी और दूसरा आता है शेयर्ड विथ मी। सॉरी, ऑन्ड बाय मी एंड शेयर्ड विथ मी। ऑन्ड बाय मी में क्या होता है, जब आप खुद क्रिएट करते हो तब ये ऑप्शन चूज करना होता है। शेयर्ड विथ मी में क्या होता है, लाइक मैंने अपने AWS अकाउंट में क्रिएट किया था बट आपके अकाउंट में शेयर कर दिया है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप शेयर्ड विथ मी में क्लिक करोगे तो आपको शेयर्ड वाली दिखेगी। तो अभी देखो पूछ रहा है कि यहाँ पर आप के पास कोई है, तो ये वही वाली दिखा रहा है जो आपकी क्रिएटेड है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑन्ड बाय मी में ही क्लिक कर लो, तो ये सिलेक्टेड हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको मान लो कि मैं बोलो। हाँ, अभी मान लो कि ये जो मान लो कि दो ये शेयरिंग मतलब एक IAM अकाउंट से दूसरा IAM अकाउंट को शेयर करते हैं। IAM अकाउंट नहीं, आप पूरा रूट अकाउंट से भी क्या कर सकते हो। ठीक है, IAM से तो कर ही सकते हो आप, रूट से भी कर सकते हो। लाइक पूरा AWS अकाउंट ही अलग है। ठीक है, ओके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को शेयर कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टांस का टाइप चूज कर लिया आपने, की पेयर चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आप सिक्योरिटी ग्रुप चूज कर लो। ये सारे ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। बस मेन क्या था आपका, AMI इमेज लिया आपने कौन सा, कस्टम वाला, और आपने कर दिया अपन लॉन्च इंस्टांस। अब ये जो इंस्टांस बनेगा इसमें टेराफॉर्म ऑलरेडी आएगा। क्यों? क्योंकि वो AMI इमेज अपन ने कस्टम ली है और जिस इंस्टांस का यूज करके अपन ने वो AMI इमेज बनाई उस इंस्टांस में ऑलरेडी टेराफॉर्म इंस्टॉल था। सो वेट करिए, इंस्टांस को रनिंग पे आने दीजिए। ओके और ये अकाउंट, लेकिन जब हम लोग वर्क स्पेस डिस्कस किया था, एक एक वर्क स्पेस के लिए एक एक अकाउंट होगा ना। हाँ ठीक है। सो देखो अभी रनिंग पे आ चुका है, इसको करता हूँ मैं कनेक्ट। ठीक है, तो देखो ये सारी फाइलें कहाँ से आ गई भाई साहब आपके पास, ये फाइल्स एंड फोल्डर कहाँ से आ गए, कुछ याद आ रहा है? ये सब हम लोग का पहले वाले जो इंस्टांस में था वहां से आ गया। ठीक है, आप दूसरी चीज यहाँ पर टेराफॉर्म हाइफन वर्जन चलाओगे तो टेराफॉर्म भी इंस्टॉल्ड मिलेगा आपको। उसमें जो भी इमेज है सब इधर आएगा ना। हाँ, जो भी डेटा उसमें था वो पूरा डेटा यहाँ पर आ जाता है।
तो इस पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं AMI इमेज। इतना समझ में आया सर? बिल्कुल। चलो, तो अभी मैं इंस्टांस को करता हूँ टर्मिनेट, क्योंकि अब इसे इंस्टांस की नीड नहीं है। अब बात आती है कि सर मुझे शेयर करना है AMI इमेज, तो कैसे करोगे? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो आपकी AMI इमेज होती है अलग अलग रीजन पे अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी सेम AMI ID दूसरे रीजन पे अवेलेबल हो। ओके, तो यहाँ पर आ जाएं आप, और यहाँ पर मैं रीजन इस बार चेंज करता हूँ। मैंने बोला इस बार मैं रीजन ले लेता हूँ सिंगापुर। ओके, और मैं सिंगापुर रीजन में चेक करता हूँ क्या मेरे पास AMI इमेज अवेलेबल है, तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि AMI रीजन पे बेस्ड होती है। ओके, तो ये आपका कौन सा रीजन है? सिंगापुर। और ये वाला कौन सा है? मुंबई। ओके, सिंगापुर में आए, आपने यहाँ पर AMI का ऑप्शन चूज किया। सिंगापुर में क्या बोल रहा है? नो AMI इन दिस रीजन ऑन्ड बाय मी। तो आप यहाँ पर प्राइवेट इमेज करो, वो भी ऑप्शन नहीं है, राइट? तो कोई ऑप्शन, मतलब ना तो प्राइवेट इमेज है ना ऑन्ड बाय मी में। तो मैंने क्या बोला, मैं यहाँ से शेयर करता हूँ। अगर क्या करता हूँ, मैं मुंबई रीजन से अब शेयर करता हूँ, तब ये अवेलेबल हो जाएगी सिंगापुर रीजन में। एक मिनट, हम लोग जो हम लोग का जो अकाउंट इंस्टेंस क्रिएट किया है मुंबई रीजन में, है ना? हाँ, पहले जो, ठीक है। अभी हम लोग मींस ओके ओके गॉट इट। सो सी आई हैव क्रिएटेड द इमेज इन मुंबई रीजन। तो अभी मैं देखो, रीजन चेंज कर रहा हूँ। सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जब आप कोई इंस्टांस क्रिएट करते हो, वो किसी ना किसी रीजन में होता है, ठीक है? और जब आप AMI इमेज क्रिएट करते हो, तो वो उसी रीजन में क्रिएट होती है जिस रीजन में आपका इंस्टांस होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है? अब आपने बोला कि मुझे इस AMI इमेज को तो दूसरे रीजन पे लेके जाना, क्योंकि मुझे दूसरे रीजन पे इंस्टांस क्रिएट करना है ना? तो आप दूसरे रीजन पे क्रिएट करोगे तो क्या होना चाहिए? AMI इमेज होना चाहिए। तो आपके पास तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ से शेयर करना पड़ेगा। कैसे शेयर करोगे? AMI में जाओ, अपनी AMI को सिलेक्ट करो, उसके बाद यहाँ पर एक्शन में जाइए, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है कॉपी AMI का, ठीक है? क्या ऑप्शन दिख रहा है? कॉपी AMI। क्लिक करो, और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कहाँ पर कॉपी करना है, डेस्टिनेशन रीजन। तो आपने बोला सर मुझे करना है सिंगापुर रीजन, तो आपने सिलेक्ट किया और कर दिया कॉपी, ठीक है? अब आप यहाँ पर आके देख लो जरा, एक बार रिफ्रेश करोगे तो आ चुकी है टेराफॉर्म AMI। समझ में आया? तो ये तो हुआ एक रीजन से दूसरे रीजन में कैसे कॉपी कर सकते हो सेम अकाउंट के ऊपर, राइट? अब यहीं पर मैंने बोला कि मुझे आपको क्या करना है, इसको शेयर करना है किसी दूसरे अकाउंट के साथ। क्या करना है? दूसरे अकाउंट के साथ। तो यहाँ पर आपके अभी दो टाइप का शेयरिंग होता है ना। एक होता है कि दूसरा अकाउंट को हम शेयर करते हैं। हाँ, एक होता है कि हमारे अकाउंट में ही दूसरा रीजन में शेयर कर सकता है ना? हाँ, करेक्ट, ठीक है। तो एक तो आपने कर लिया कॉपी वाला। दूसरा क्या करना है? एडिट AMI परमिशन पे जाएंगे आप, और यहाँ पर देखो ऑप्शन आ गया शेयर्ड अकाउंट, कि आप किस अकाउंट के साथ शेयर करना चाहते हो। यहाँ पर उसका अकाउंट ID डाल दो। ये 12 डिजिट का जो अकाउंट ID दिख रहा है आपको, ये अकाउंट ID डाल दो। लाइक आपके पास कोई फ्रेंड है, ये लैब आप करना, आपका कोई फ्रेंड है, उसके पास अकाउंट है, आप ये अकाउंट ID उससे मांगना और यहाँ पर उठा के पेस्ट कर देना। अभी तो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अलग में करना, ठीक है? तो यहाँ पर क्लिक करके शेयर AMI कर दोगे तो उसके अकाउंट पे दिखने लगेगी वो। समझ में आया? इस तरीके से आप AMI इमेज क्रिएट कर सकते हो और शेयर कर सकते हो एक रीजन से मल्टीपल रीजन। क्लियर? ओके ओके, चलिए, ठीक है। सो इस टॉपिक को यहीं पर करते हैं एंड। कल अपन स्टार्ट करेंगे EBS वॉल्यूम। अभी थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं आपके फायरवॉल वेब के बारे में। यस या। सो जस्ट 1 मिनट। सो इसकी रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर दूं? रिकॉर्डिंग रहने दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑन रहने देता हूँ। सो एक बार देख ले कोई इंस्टांस रनिंग तो नहीं है अपने पास? नहीं। ओके, ठीक है। सो अपन बात कर रहे हैं वेब के बारे में, ठीक है? तो पहले थोड़ा सा मैं डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं डीप में नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा नॉलेज दूंगा, क्योंकि उसके लिए आपको लोड बैलेंसर वगैरह का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पर आप देखो वेब, देखो तो वेब क्या है? वो एक आपकी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल होती है, जो कि क्या करता है? HTTP एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए काम में आता है, ठीक है? अब ये किस टाइप से काम में आता है? लाइक SQL इंजेक्शन अटैक हो गया, क्रॉस डेटाबेस क्वेरी,
अटैक हो गया, ये सारे अटैक से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सर, वैफ का यूज़ करना पड़ता है। अब वैफ के अंदर आपके रूल्स डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप अकाउंट में ही आके देखो, ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे। कुछ नहीं, यहाँ पर आपको सर्च करना सिंपल सा वैफ, ओके। यहाँ पर जाएंगे आप, क्रिएट वेब एससीएल का क्लिक करेंगे, ओके। अब यहाँ पर आप किसके लिए करना चाहते हैं वो चीज़ें देखो, आप अमेजोन क्लाउड फ्रंट के लिए कर सकते हो, या फिर आप रीजनल रिसोर्स लाइक आपका लोड बैलेंसर हो गया, एपीआई गेटवे हो गया, ओके, या फिर अमेजोन रनर सर्विस हो गया, ऐप सिंक हो गया, अमेजोन कॉग्निटो यूज़र हो गया, या फिर एडब्ल्यूएस वेरीफाइड एक्सेस इंस्टांसेस हो गए। तो इनके साथ ही सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो वैफ का, बाकी आप बोलो कि नहीं दूसरे के साथ यूज़ करना नहीं कर पाओगे। रीज़न पूछ रहा है किस रीजन में आपका, मैंने बोला मेरा मुंबई रीजन में, चूज़ कर लिया। नेम दे दो आप इसको, ठीक है। तो यहाँ से आप नेम दे दो, डिस्क्रिप्शन दे दो, क्लाउड वर्ड मैट्रिक का नेम दे दो। अब उसके बाद यहाँ पर एड एडब्ल्यूएस रिसोर्सेज कर दो। अब यहाँ पर आप बताओ कि किस रिसोर्स के ऊपर आप एप्लीकेबल करना चाहते हो अपने वेब को। मैंने बोला लोड बैलेंसर। अब यहाँ पर आपका लोड बैलेंसर अवेलेबल होता तो दिखाता, अभी है नहीं तो नहीं दिखा रहा है। जब लोड बैलेंसर दिखा देगा यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड करके आप नेक्स्ट कर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये सारी चीज़ें हैं नहीं, इसलिए अभी मैंने कन्फिगर नहीं किया है। तो अभी आप पूछे थोड़ा सा तो मैं उनके आंसर जरूर दे पाऊंगा, जो जो आपके डाउट्स हैं, मतलब जो यूज़ करना चाहते हैं आप। हेलो, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ अभी आप थोड़ा सा ओके। क्वेश्चन पूछें, क्या क्या पूछना है वेब के बारे में मैं बता दूंगा, हाँ क्योंकि जब तक आप हाँ लोड हाँ मैं क्या, बैलेंसर। हाँ हाँ, तो ये मैं क्या, मैं मेन क्वेश्चन क्या है ना, अभी इधर जो भी मैंने ये चेक किया था इसका साइट में, तो ये एसीएल मतलब ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पूछ रहा है ना, तो मैंने ये इधर हम लोग का ये बीन स्टॉक एप्लीकेशन है, बीन स्टॉक के अंदर, तो बीन स्टॉक में चेक किया तो बीन स्टॉक के अंदर क्या होता है कि एक इलास्टिक लोड बैलेंसर होता है। हाँ, वो लोड बैलेंसर देखो आपके जो लोड बैलेंसर होते हैं वो 4 टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं। एक होता है ईएलबी, जिसे हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉरी इलास्टिक लोड बैलेंसर, ठीक है। दूसरा आता है आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर। ओके, अभी क्या है ना, इसको मैं चेक किया तो इसके अंदर क्या है कि एप्लीकेशन लोड बैलेंस के अंदर ये लोग जो मैप का कोड अटैच करना है वो मतलब टेराफॉर्म का रजिस्ट्री में वो कुछ एग्जाम्पल वगैरह दिया है, पर अभी हमने इसका कोड, लेकिन हम लोग का जो प्रोजेक्ट में क्या है कि ईएलबी यूज किया है, तो ईएलबी को अटैच करने के लिए कोई टेराफॉर्म का कोड और कुछ ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। किसको ईएलबी को किस पे अटैच करना है? ये इलास्टिक अभी इधर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है ना, एप्लीकेशन लोड बैलेंस को हम ये मैप रूल अटैच करना है ना, मैप रूल ईएलबी को कैसे करना है करके, क्योंकि इधर कंसोल में भी ईएलबी नहीं दिख रहा है ना, तो जैसे नहीं ये आपका ईएलबी यहाँ होता है ना, आप यहाँ पर आओ, EC2 के अंदर आ जाओ आप, ठीक है, EC2 के अंदर आओ आप, ओके, और ये लोड बैलेंसर दिख रहा है, इस पर क्लिक करो आप यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, इस लोड बैलेंसर के अंदर आ जाओ आप, यहाँ पर क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करो, ये आ गया आपके पास ऑप्शन। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज करना है, नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज करना है, गेटवे लोड बैलेंसर यूज करना है, और यहाँ पर क्लासिक लोड बैलेंसर, जो भी आपको क्रिएट करना है आप उस पर क्लिक करके क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर मैंने बोला, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे क्लिक करूंगा तो ये आपका क्रिएट होना स्टार्ट, ये आ गया सारे ऑप्शन। तो ये यहाँ पर देखो, जब आप इसको कॉन्फ़िगर करोगे तब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी आ रहा है AWS वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ओके, देख गया ऑप्शन, इंक्लूड वेब सिक्योरिटी, इंक्लूड वेब से ओके फायरवॉल ऑप्शन, ओके प्रोटेक्शन। अभी मैं थोड़ा अपना ये ELB का जो कोड है ना, मैं थोड़ा आपको शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे शेयर कर दो। मतलब हाँ, एक मिनट मैं इसको स्क्रीन शॉट लेके, एक मिनट
इनिशियल क्योंकि एक इमेज भेज दिया। अभी इसी के बाद ELB ये तो इनिशियल ये हो गया, EPC हो गया, अभी ये पूरा कोड में I'll copy some words, then I'll send you. But now for ELB things के लिए एक मिनट check up. There is that plastic balancer. एक चीज ये हो गया, दूसरा एक चीज था हाँ दूसरा में देखो आप, अगर लाइन नंबर 159 देखो, 158 और 159 AWS ELB लोड बैलेंसर परफॉर्म करके सेटिंग है। तो अभी दिस इज द वन राइट, दिस इज द प्लेस वर्क, यही है ना वो लोड बैलेंस डिक्लेयर किया है। देखो ये आपका इन्होंने 156 पे क्या बोला हुआ है, लाइन नंबर 156 और 157 पे, कि आपको ना एक इलास्टिक लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना है मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन, अक्रॉस अवेलेबिलिटी जोन्स मतलब मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में, ठीक है। जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि हमारा जो नेम स्पेस है वो क्या होगा, और हमने इसका नेम क्या रखा है, वैल्यू मतलब ट्रू रखी। ट्रू मतलब क्या होगा, इनेबल होनी चाहिए। तो ये चीज़ इन्होंने कॉन्फ़िगर कर रखा है। अभी इसको कैसे एक रूल अटैच करेगा करके कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है। इसमें कुछ नहीं, आपको जब बैफ क्रिएट करोगे ना, आप यहाँ पर देखो सिंपल्स कहाँ गया, मीटिंग बैठ इसका एक टैग में, अगर इस टैग में आप नीचे जाएगा तो वो ACL करके या ये इनिशियल डिक्लेरेशन हो गया, नीचे वो सेटिंग्स का एक अलग होगा ना बेसिकली। देखो ये जो आपका वेब है, ये रिसोर्स है, इसके अंदर आप ये सारे सेटिंग्स रूल डिफाइन करोगे। ये रूल्स अपन अभी बात करेंगे, अभी अपन ने बात नहीं किया, ठीक है। तो इस पर अपन रूल डिफाइन करेंगे। जब ये आपके रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे तो आप इसका रेफरेंस पास करते हो। जैसे मैंने आपको रेफरेंस पास करना सिखाया था अभी, या नहीं सिखाया मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, मुझे जहाँ तक याद है मैंने सिखाया आपको कि एक BPC बना रहे हो आप, उसके अंदर सबनेट बना रहे हो, तो रेफरेंस कैसे पास करते हैं, सेम रेफरेंस हम इसमें पास करते हैं और कुछ नहीं। ओके, पर वो अभी इसका रेफरेंस कैसे पास करेंगे करके, क्योंकि जो अभी जो स्क्रीनशॉट है इसके अंदर नेम स्पेस दिया है AWS ELB लोड बैलेंस, तो वही इसका रेफरेंस होगा क्या? कहाँ पर लाइन नंबर कितने पे बोल रहे हैं? लाइन नंबर 1 नॉर्मली क्या है ना, नहीं, इसमें आपका जो रेफरेंस नेम आएगा ना वो ये वाला आएगा, AWS_elastic beanstalk environment वाला, data-transform-v2 वाला जो रेफरेंस नेम है वो आएगा इस पे। AWS Elastic Beanstalk Environment है ना। हाँ, ये रिसोर्स नेम हो गया। उसी के आगे आपका लिखा data-transform-v2-2, ये आपका रेफरेंस नेम है। तो आप इस इलास्टिक बीनस्टॉक में अटैच करना चाहते हो अपना वेब, तो वेब के अंदर ये आप रेफरेंस पास कर दोगे। पर देन हम लोग जो रेफरेंस पास करते हैं तो इलास्टिक बीनस्टॉक हो जाएगा ना, तो उसका लोड बैलेंस का अलग होगा ना। हाँ, अगर लोड बैलेंस नहीं, देखो ये जो आपने फाइल भेजा है तो इलास्टिक बीनस्टॉक का हो गया, ओके। अब आपको क्या बोला गया है कि एक लोड बैलेंसर बना के उसमें वेब अटैच करना है या फिर बना हुआ है उसमें अटैच करना है। अभी आपका रिक्वायरमेंट क्या है?
जो बनाया हुआ है ऑलरेडी लोड बैलेंसर है ना, लाइन नंबर 158 में। नहीं, वो आपका लोड बैलेंसर वहाँ कहाँ है सर, लाइन नंबर 158 पे? हाँ, वो एक लोड बैलेंसर है ना ऑलरेडी। पूरा कोड देंगे सर तब समझ में आएगा ये, क्योंकि ये बीच में ना रिसोर्स का नेम ही नहीं दिख रहा है इसमें कि रिसोर्स का नेम कहाँ है। हाँ, यही तो मेरे को भी डाउट था। नहीं, आप इसके अलावा पूरा कोड दोगे, मैं बता दूंगा उसमें रिसोर्स कौन सा कॉन्फ़िगर है, मुझे पता लग जाएगा कि हाँ लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर भी है या नहीं आपके कोड में। हाँ, ये 1 मिनट, इसके अंदर ये एक पूरा बिल स्टॉक का फाइल है। ये मैं पूरा कॉपी करके इसमें मैं सोचा कि पूरा टाइप करने के लिए, नहीं तो मैं इसको 2 फाइल करके 1 मिनट इसको मैंने नोटपैड में कॉपी कर लेता हूँ। नोटपैड में कॉपी करके तो शायद मेरे को और लाइन मिलेगा। तो 5 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, सो थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा। हाँ, साइज केसेस दोबारा ज्वाइन कर सकता है ना विवेक इसके बाद? हाँ, 5 मिनट्स के लिए। कोई दिक्कत बिल्कुल, मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी कर सकती हूँ कि थोड़ा एक पेज में शायद मिल सकता है। 2-3 फोटो लेना पड़ेगा फिर उसके अलावा। इसमें कॉपी करने से भी ठीक है। हो गया। नेक्स्ट sequence environment, sequence environment इसके बाद PPC आएगा। सेकेंड इमेज PPC बन गया ना। नहीं सर, इसमें आपका इलास्टिक विन स्टॉक का ही कोड है, इसमें लोड बैलेंसर का कोड नहीं है। वही है, इसके अलावा और कहीं लोड बैलेंसर डिक्लेयर नहीं है। तो ईएलबी खाली ईएलबी है हम लोग के कोड में, तो उसमें से
मतलब मैं पूरा सर्च करेगा तो लोड बैलेंसर इज कमिंग एज ELB ओनली। और कहीं भी और दूसरा कहीं पे भी लोड बैलेंसर नहीं है। सब जगह जहां जहां है तो ELB लोड बैलेंसर, ELB लोड बैलेंसर करके, रिसोर्स लोड बैलेंसर करके एक भी जगह नहीं है। तो ELB के अंदर वो सबनेट वगैरह रखा है। चलो वो मुझे देखने दो, थोड़ा सा मैं फ्री होके देख के बताता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे हो सकता है करके एक ELB के अंदर ELB को मैप अटैच कर सकता है, नहीं तो ये तेरे को देखना था मेनली। सॉरी, क्या कर सकते हैं? क्योंकि ELB है ना, अभी हाँ जो ELB मतलब इलास्टिक लोड बैलेंसर हो गया ना। हाँ। तो ये इसमें जो डिक्लेयर किया है, खाली जो मैंने दिखाया ना ये सेटिंग करके, उसके अलावा और कहीं नहीं ये सेटिंग्स क्या यूज करता है तुझे सेटिंग करके? वो सेटिंग में अपन ने ये बताया हुआ है कि हम इसमें क्या रूल्स लगा रहे हैं। एक मिनट, और okay, listener है load balancer, but that is old ones. Okay, so there is no resource. एक है, but that is I think we are not using actually. That is very old. No, that I don't think that is correct because that is only that is something not really used. So ELB is the only one thing I can see. And console में भी देख सकते हैं ना load balancer? हाँ,